नमस्कार बच्चों, आज अपन पढ़ेंगे नया टॉपिक है ठोस अवस्था सॉलिड स्टेट। ठोस अवस्था क्या होती है? कोई भी पदार्थ है उसके अलग अलग स्टेट्स होती है। तो अपन एक कॉमन बात करें कि जो मैटर है या द्रव्य है या पदार्थ है, तो सबसे पहले बात करें कि कोई मैटर है या द्रव्य है, जिसको अपन द्रव्य बोल सकते हैं या फिर पदार्थ बोल सकते हैं। तो पदार्थ की अलग अलग स्टेट्स होती है, अवस्थाएं होती है। तो मुख्यतया पदार्थों की तीन अवस्थाएं होती है। वैसे देखा जाए तो पदार्थों की तीन से अधिक अवस्थाओं की भी स्टडी की जा चुकी है। तो अपन एक कॉमनली बात करें कि पदार्थ जो है, जो वर्तमान में सबसे ज्यादा अध्ययन किया जाता है जिन अवस्थाओं का, उसमें सबसे पहली है सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट जिसको कहते हैं ठोस अवस्था। पदार्थ की जो पहली अवस्था जिसको अपन क्या बोल सकते हैं? ठोस अवस्था। दूसरी है लिक्विड स्टेट। लिक्विड स्टेट जिसको बोलते हैं द्रव अवस्था। तो ये दूसरी अवस्था हो गई। थर्ड जो स्टेट है वो है गैसियस स्टेट। गैसीय अवस्था जिसको अपन ये कहें गैसीय अवस्था। और फोर्थ है जिसको प्लाज्मा स्टेट कहते हैं, जिसकी स्टडी चल रही है अभी। तो प्लाज्मा स्टेट। तो पदार्थों की मुख्यतया मेनली चार अवस्थाएं होती है: ठोस, द्रव, गैस और प्लाज्मा। इसके अलावा आप बोसोन पार्टिकल्स वगैरह भी आगे स्टडी, फिफ्थ स्टेट भी धीरे धीरे स्टडी चल रही है। इसकी स्टडी अभी होना बाकी है, कंप्लीट स्टडी। तो मुख्यतया जो स्टेट्स हैं ठोस अवस्था, द्रव अवस्था और गैस अवस्था, इन तीन स्टेट्स का ही अभी डिटेल से स्टडी की गई है। तो अपना जो चैप्टर है, मेन टॉपिक है, वो है ठोस अवस्था। तो अपन एक सिंपल बेसिक एक बार इंट्रोडक्शन ले लेते हैं कि ठोस, द्रव और गैस, इनमें क्या डिफरेंस है। तो जो सॉलिड स्टेट होते हैं इनमें क्या होते हैं कि इंट्रामोलिकुलर फोर्स जिसको बोलते हैं अंतर आणविक बल, इंट्रामोलिकुलर फोर्स बहुत ज्यादा स्ट्रोंग होता है, जिसके कारण मॉलिक्यूल्स या अपन ये कहें पार्टिकल्स पास पास होते हैं। पास पास होने के कारण इनमें इंट्रामोलिकुलर फोर्स अधिक होता है, जिसके कारण पार्टिकल्स क्या होते हैं? पास पास होते हैं, तो ठोस अवस्था में होते हैं। अपन ये कह सकते हैं लिक्विड स्टेट में इंट्रामोलिकुलर फोर्स एज कंपेयर टू सॉलिड थोड़ा वीक होता है, दुर्बल होता है। और गैसियस स्टेट में इंटरमोलिकुलर फोर्स, अंतर आणविक बल जिसको अपन कहते हैं, वो बहुत कमजोर होता है, बहुत दुर्बल अंतर आणविक बल होता है, जिसके कारण मॉलिक्यूल्स दूर दूर होते हैं, बिखरे हुए होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं गैसीय अवस्था में। क्लियर? तो ठोस अवस्था में अंतर आणविक बल प्रबल होता है, गैस द्रव अवस्था में थोड़ा दुर्बल होता है, और गैसीय अवस्था में इंटरमोलिकुलर फोर्स बहुत दुर्बल होता है, जिसके कारण मॉलिक्यूल्स दूर दूर पाए जाते हैं। क्लियर? तो IMF इंटरमोलिकुलर फोर्स की बात हुई सबसे पहले कि इनमें इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या होता है? स्ट्रोंग होता है। इनमें लिक्विड्स में दुर्बल होता है, और गैसियस अवस्था होती है जिसमें बहुत दुर्बल होता है, वेरी वीक। इंटरमोलिकुलर फोर्स बहुत दुर्बल लगता है। दूसरी बात, ये तो पहली। सेकंड अवस्था है कि जो सॉलिड्स होते हैं इनका आकार, साइज एंड वॉल्यूम फिक्स होता है, निश्चित होता है। ठोसों का आकार वह आयतन अपन ये कहें फिक्स होता है, क्योंकि एक जिस आकृति में वो डले हुए हैं वो आकृति फिक्स हो गई। तो आकार वह आयतन ठोसों का निश्चित होता है। साइज एंड वॉल्यूम क्या होते हैं? कांस्टेंट होते हैं। ठोसों का आकार व आयतन क्या होता है? निश्चित होता है, फिक्स होता है। ठोसों, एक बार कोई भी ठोस है एक निश्चित आकृति में लेते हैं तो वो फिक्स हो जाता है उसकी आकृति, जब तक अपन चेंज नहीं करें। तो ठोसों का आकार व आयतन निश्चित होता है। द्रव अवस्था में, द्रव अवस्था का जो आयतन अपन ये कहें तो पात्र का आयतन, जिस पात्र के अंदर लिक्विड भरा हुआ है
उस पात्र के अनुसार उसका आयतन मेजर करते हैं। गैसियस स्टेट, इनका कोई आकार व आयतन निश्चित नहीं होता है। क्लियर। थर्ड इंपॉर्टेंट बात कि जो ठोस होते हैं इनका मेल्टिंग पॉइंट व बॉइलिंग पॉइंट, जिसको अपन ये कहें गलनांक व क्वथनांक, द्रव्य व गैसों से ज्यादा होता है। क्यों होता है? गलनांक ज्यादा क्यों होता है? मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? तो अपन एक सिंपल सी बात करें, गलनांक क्या होता है? तो जिस स्टेट पे कोई ठोस जिस तापमान पे पिघलने लग जाए, मेल्ट होने लग जाए, वह टेम्परेचर क्या कहलाता है? मेल्टिंग पॉइंट कहलाता है। तो वह तापमान जिस पर कोई सॉलिड मेल्ट होने लग जाए या पिघलने लगे, वह टेम्परेचर मेल्टिंग पॉइंट होता है। और ठोसों का मेल्टिंग पॉइंट एज कंपेयर टू लिक्विड व गैस ज्यादा पाया जाता है। कारण, क्योंकि ठोसों में पार्टिकल्स या मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के पास पास होते हैं। तो जितने पास होंगे मॉलिक्यूल्स, तो उतना ही वो क्या होगा? कंपाउंड डेंस होगा, ज्यादा सघन होता है। और जितने ज्यादा मॉलिक्यूल्स पास पास होंगे तो उतना ही ज्यादा उसकी सघनता ज्यादा होगी, तो मेल्टिंग पॉइंट भी उसका ज्यादा होगा। लिक्विड्स में क्या होते हैं? मॉलिक्यूल्स थोड़े दूर दूर होते हैं, थोड़े थोड़े दूर दूर, इस कारण से इनका मेल्टिंग पॉइंट कम होता है। गैसों का तो मेल्टिंग पॉइंट सबसे कम। तो इस प्रकार से अपन सॉलिड, लिक्विड और गैस का एक सामान्य इंट्रोडक्टरी पार्ट हुआ ये तो, कि इनमें क्या क्या डिफरेंस होता है। अब बात करें, सबसे पहले अपन अपना चैप्टर पे आते हैं, और अपना मेन टॉपिक है वो है ठोस अवस्था, सॉलिड स्टेट्स। तो सॉलिड स्टेट के बारे में स्टडी करेंगे। क्लियर। ठोस है, ठोसों को जो आकर्षण बल है वह उनके गुणों के आधार पर सॉलिड्स को 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला जो पार्ट है वो है मॉलिक्यूलर सॉलिड, आणविक ठोस जिसको अपन कहते हैं, पहली कैटेगरी। दूसरी है, सेकंड पार्ट है इसका, आयोनिक सॉलिड, मतलब आयनिक ठोस। थर्ड है मेटेलिक सॉलिड, धात्विक ठोस। फोर्थ है कोवलेंट सॉलिड, सहसंयोजी ठोस। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम से पूछा जाता है। आणविक ठोस, या जिसको अपन कह रहे हैं मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, इसका मतलब ऐसे ठोस जिनके मध्य मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, इनके मध्य अंतर आणविक आकर्षण बल, इंटरमोलिकुलर फोर्स, दुर्बल प्रकृति का होता है। जो आणविक ठोस होते हैं इनके मध्य आईएमएफ दुर्बल, वीक प्रकृति का होता है, वीक फोर्स होता है, दुर्बल बल पाया जाता है। और जो आणविक ठोस होते हैं इनका गलनांक, क्वथनांक भी बहुत कम होता है, निम्न पाया जाता है, लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द मोलिकुलर सॉलिड्स। क्लियर। तो सबसे पहले कि मोलिकुलर सॉलिड क्या होते हैं, तो वे ठोस जिनके मध्य दुर्बल इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है, वीक इंट्रामोलिकुलर फोर्स, वो होते हैं आणविक ठोस। और इन आणविक ठोस का गलनांक, मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम पाया जाता है, लो मेल्टिंग पॉइंट होता है। क्लियर। और सॉफ्ट प्रकृति के होते हैं, मुलायम होते हैं। अब जो मोलिकुलर सॉलिड है इनको 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया, कि एक तो हो गया नॉन पोलर मोलिकुलर सॉलिड, अध्रुवीय आणविक ठोस, अर्थात जिनके लिए द्विध्रुव आघूर्ण का मान 0 होता है, वो अध्रुवीय। अध्रुवीय का मतलब यह है जिसके लिए डाइपोल मोमेंट 0, म्यू, म्यू का मतलब डाइपोल मोमेंट। तो जिन ठोसों का डाइपोल मोमेंट 0 होता है वो नॉन पोलर होते हैं, अध्रुवीय होते हैं। तो अध्रुवीय आणविक ठोस, इसका मतलब ऐसे आणविक ठोस जिनके लिए द्विध्रुव आघूर्ण का मान 0 होता है, अर्थात इन आणविक ठोसों में, अध्रुवीय आणविक ठोसों में दुर्बल आकर्षण बल पाया जाता है, बहुत दुर्बल, वेरी वीक, जिसको अपन कहते हैं लंदन बल। तो ये इंपॉर्टेंट है कि इनके मध्य लंदन फोर्स पाया जाता है। लंदन फोर्स क्या होता है? लंदन फोर्स एक तरह से बहुत दुर्बल, वेरी वीक वांडरवाल फोर्स होता है, वांडरवाल आकर्षण बल होता है, जो बहुत दुर्बल प्रकृति का होता है। क्लियर।
तो नॉन पोलर मोलिकुलर सॉलिड्स में दुर्बल आकर्षण बल वांडरवाल बल पाया जाता है, सबसे इंपॉर्टेंट बात। और इसके एग्जाम्पल्स कौन कौन से हैं अध्रुवीय ठोसों के, कि जैसे H2, Cl2, O2, CCl4। तो ऐसे एग्जाम्पल जिनके लिए डायपोल मोमेंट 0 होता है और सॉलिड फॉर्म में होते हैं, वो नॉन पोलर मोलिकुलर सॉलिड कहलाते हैं। क्लियर? तो बहुत सिंपल सी बात है। दूसरा है पोलर मोलिकुलर सॉलिड। पोलर मतलब ध्रुवीय आणविक ठोस, मतलब जिनमें ध्रुव ध्रुव आघूर्ण पाया जाता है, अर्थात इनके लिए म्यू इज नॉट इक्वल टू 0, अर्थात इनमें डाइपोल मोमेंट होता है, तो वो कहलाते हैं ध्रुवीय आणविक ठोस। और ध्रुवीय ध्रुव है, पोलर का मतलब डाइपोल मोमेंट है, तो इनके मध्य द्विध्रुव आकर्षण बल पाया जाता है। कि द्विध्रुव आकर्षण बल का मतलब जैसे ये हुआ कि एक डाइपोल, ये दूसरा डाइपोल, तो इस प्रकार प्लस माइनस के मध्य आपस में क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स अट्रैक्टेड होते हैं, जुड़े हुए होते हैं। तो ध्रुवीय आणविक ठोसों में द्विध्रुव आकर्षण बल पाया जाता है। क्लियर? तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह कि ये ध्रुवीय प्रकृति के होते हैं और इनके मध्य द्विध्रुव आकर्षण बल डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन फोर्स पाया जाता है। क्लियर? तो ये ध्यान रखना है। थर्ड है हाइड्रोजन बॉन्डेड मोलिकुलर सॉलिड, मतलब ऐसे आणविक ठोस जिनमें हाइड्रोजन बंध पाया जाता है। और ऐसे आणविक ठोस होते हैं जैसे H2O है, अमोनिया है, HF है, जिनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है, अर्थात इनमें हाइड्रोजन बंध होता है। तो आणविक ठोसों को 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया, अध्रुवीय आणविक ठोस, ध्रुवीय आणविक ठोस, हाइड्रोजन बंध आणविक ठोस। अध्रुवीय जिनमें दुर्बल बल होता है, लंदन बल, ध्रुवीय जिनमें द्विध्रुव आकर्षण बल, और हाइड्रोजन बंध जिनमें हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है। और इन तीनों आणविक ठोसों की प्रकृति सॉफ्ट प्रकृति होती है और इनका गलनांक कम पाया जाता है, लो मेल्टिंग पॉइंट होता है। तो ये तो बात हुई मोलिकुलर सॉलिड्स की। क्लियर? बहुत सिंपल है। आयनिक ठोस, नाम से पता है कि इनमें आयंस होते हैं, धनायन और ऋणायन। और चूंकि जब किसी ठोस में जब आयंस होते हैं तो उनके मध्य जो बल लगता है, धनायन और ऋणायन के मध्य जो फोर्स होता है, उसको कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक आकर्षण बल। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स। तो आयनिक सॉलिड्स में जैसे NaCl, MgO, NaF, CaF2, तो ऐसे सॉलिड जिनके मध्य धनायंस और ऋणायंस होते हैं और इनमें क्या होता है, स्थिर विद्युत आकर्षण बल होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो इनके मध्य स्थिर विद्युत आकर्षण बल होता है और ये आयंस के रूप में होते हैं, इसलिए इनको आयनिक ठोस कहते हैं। अब चूंकि आयनिक बल पाया जाता है इनमें और आयनिक बल या स्थिर विद्युत आकर्षण बल की स्ट्रेंथ वांडरवाल बल से ज्यादा होती है, तो इसलिए आयनिक ठोस में अणु ज्यादा पास पास में होते हैं। और जब अणु ज्यादा पास पास में होंगे तो मॉलिक्यूल ज्यादा स्टोर होगा, हार्ड होगा, कठोर प्रकृति का होता है और इनका गलनांक भी ज्यादा होता है, हाई मेल्टिंग पॉइंट। तो इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो बहुत ज्यादा होता है एज कंपेयर टू मोलिकुलर सॉलिड से। तो आणविक ठोस की तुलना में आयनिक ठोसों का गलनांक ज्यादा होता है। क्लियर? तो सिंपल सी बात है कि आयंस होते हैं इनमें धनायन और ऋणायन और इनके मध्य स्थिर विद्युत आकर्षण बल होता है, इसलिए ये ठोस प्रकृति के होते हैं और इनका गलनांक भी ज्यादा होता है। क्लियर? थर्ड बात करें धात्विक ठोस, तो ये तो धात्विक बल पाया जाता है इनमें, सॉलिड प्रकृति के होते हैं, इनका गलनांक भी उच्च होता है। मेटल्स होते हैं ना, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, तो ये सब मेटल्स हैं, तो इनमें धात्विक ठोस कहते हैं मेटल्स को। फोर्थ जो है ये इंपॉर्टेंट है, सहसंयोजी ठोस, कोवलेंट सॉलिड। सहसंयोजी ठोस, इनके मध्य सहसंयोजी बंध पाया जाता है। कौन सा बंध होता है? कोवलेंट फोर्स, सहसंयोजी बल होता है या सहसंयोजी बंध पाया जाता है। और ऐसे प्रकृति के क्या होते हैं, ये हार्ड प्रकृति के होते हैं, जैसे डायमंड है, सिलिकॉन कार्बाइड है, ग्रेफाइट है। तो एसेट्स B4C है, बोरोन कार्बाइड है। तो हीरा,
ग्रेफाइट, सिलिकॉन कार्बाइड और B4C बोरोन कार्बाइड, ये सब क्या होते हैं? कोवलेंट सॉलिड, जो विशाल प्रकृति के होते हैं। 3D स्ट्रक्चर होती है डायमंड की, सिलिकॉन कार्बाइड की, बोरोन कार्बाइड की, ग्रेफाइट की परतीय संरचना होती है, लेयर टाइप टू स्ट्रक्चर होती है। तो ऐसे सॉलिड्स क्या कहलाते हैं? सहसंयोजी ठोस कहलाते हैं। अब सहसंयोजी ठोस में सबसे पहले बात करें डायमंड की। डायमंड होता है, इसकी 3D स्ट्रक्चर होती है और ये केवल और केवल कार्बन एटम से मिलकर बना होता है। तो कई बार एग्जाम्स में पूछा जाता है कंपोजिशन ऑफ द डायमंड्स, ऑप्शन आता है सिलिका, ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन। तो किससे बना है? डायमंड्स कार्बन का ही अपर रूप होता है, एलोट्रोप्स होता है। और जो डायमंड्स होता है ओनली मेड अप ओनली कार्बन एटम्स, कार्बन परमाणु से ही मिलकर बना होता है, उसी का अपर रूप होता है एलोट्रोप्स होता है। तो डायमंड 3D स्ट्रक्चर सॉलिड होता है। SiC सिलिकॉन कार्बाइड, इसको कार्बोरेंडम भी कहते हैं, इंपॉर्टेंट है। इसकी भी 3D स्ट्रक्चर होती है, सिलिकॉन कार्बाइड की भी, और ये भी अत्यधिक सॉलिड होता है, बहुत ठोस अवस्था में होता है। ग्रेफाइट, ग्रेफाइट सॉफ्ट प्रकृति का होता है, मुलायम होता है। ये सब बाकी विद्युत के कुचालक होते हैं। ग्रेफाइट ऐसा सहसंयोजी ठोस है जो विद्युत का चालक होता है। बाकी सारे के सारे डायमंड, सिलिकॉन कार्बाइड, B4C, ये सब विद्युत के इंसुलेटर होते हैं, कुचालक होते हैं। लेकिन जो ग्रेफाइट है ये विद्युत का सुचालक होता है, अर्थात ग्रेफाइट में मुक्त इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जिसके कारण ये इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है। तो ग्रेफाइट की स्ट्रक्चर लेयर टाइप होती है, एक लेयर फिर दूसरी लेयर, ऐसे परतीय संरचना होती है और इनके मध्य मुक्त इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसलिए ग्रेफाइट में इलेक्ट्रिसिटी आती है तो विद्युत का चालक होता है। तो ग्रेफाइट विद्युत का चालक होता है, लेयर टाइप स्ट्रक्चर होती है और कार्बन एटम आपस में sp2 हाइब्रिडाइज्ड रूप में होते हैं, प्लेनर होते हैं, एक ही तल में ऐसे लेयर्स पाई जाती है। बोरोन कार्बाइड, ये भी विशाल काय कोवलेंट सॉलिड होता है, विद्युत का इंसुलेटर कुचालक होता है, अत्यधिक हार्ड होता है, बहुत ठोस होता है। जैसे सिलिकॉन कार्बाइड है, इससे जो बड़ी बड़ी मशीनों के जो होते हैं हथियार वगैरह है, उनके धार को तेज करने के लिए इसका उपयोग करते हैं, सिलिकॉन कार्बाइड का, जो वेल्डिंग वगैरह वाले रखते हैं मशीन। तो इस टाइप से ये भी सहसंयोजी ठोस होते हैं, जिनकी अपन आगे डिटेल से स्टडी करेंगे। तो ये तो एक ठोसों का सामान्य सा इंट्रोडक्टरी पार्ट हुआ, क्लियर।